हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे टॉप 50 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस बाय एसएससी पॉलिटी सब्जेक्ट के। तो वैसे बेसिकली 100 क्वेश्चन है मेरे पे जो हैं, बट अपन करेंगे 50-50 के सेट दो, यानी कि दो पार्ट में वीडियो को कवर करेंगे। क्योंकि देखिए सिलेबस बहुत लिमिटेड होता है, पॉलिटी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन सब का। तो रिपीटेड क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप इस वीडियो में हम करेंगे जो कि 15 तक, एक क्वेश्चन 15 बार पूछा हुआ है। और ये सारे इसमें जो 50 क्वेश्चन है वो अराउंड 10 से 11 से 15 तक हैं जो बार बार रिपीट हुए, यानी कि 10 बार कम से कम रिपीट हुए क्वेश्चन है, जो कि अभी आपके सीजीएल और सीएचएसएल का एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ताकि आप एटलीस्ट ये सारे 100 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के याद लेके चलें, तो आपकी किस्मत हुई तो आपके सेट में रिपीट हो जाएगा, तो आप कर लेंगे आसानी से, अगर आपका सिलेबस पूरा नहीं भी हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये 15 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबको पता है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये सबको ही पता है। चलो, फ्रॉम विच कंट्री डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरो द आइडिया ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। बहुत इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। सिर्फ ये नहीं, आपको ये सारे याद रखने हैं कि हमने जैसे फंडामेंटल राइट्स कहाँ से उठाए, जो कि है US से। ठीक है, जुडिशियल रिट्स कहाँ से उठाया, ब्रिटेन से। आयरलैंड से क्या उठाया हमने, ऐसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और हमने आयरलैंड से क्या उठाया, इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी हमने आयरलैंड से उठाया। तो आपकी एक लिस्ट होती है जो आपको लूसेंट में भी मिल जाएगी। तो इम्पोर्टेंट आप याद कर ले कि कौन सी कंट्री से हमने क्या बोरो करा है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो चलो अगला क्वेश्चन, तो विच राइट हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स 44th अमेंडमेंट एंड कन्वर्टेड इनटू अ सिंपल लीगल राइट। तो आप इस क्वेश्चन में देखिए, ये 3 क्वेश्चन पूछे हुए बेसिकली। देखिए कि ये कौन सा अमेंडमेंट था, 44th अमेंडमेंट, जब राइट टू प्रॉपर्टी आपने फंडामेंटल राइट से हटा दिया था। ठीक है, और इसको हमने चेंज करके डायरेक्ट हमने कहाँ पर अमेंडमेंट करा था, लीगल राइट में। तो यानी कि आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट ये भी पूछ सकते हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी हमारा कौन सा राइट है, फंडामेंटल राइट है, लीगल राइट है। ठीक है, ऐसे। तो ये लीगल राइट, इससे 3 क्वेश्चन हो गए। एक तो राइट टू प्रॉपर्टी कौन सा है, किस उससे हुआ, प्लस एक ये हो गया 44th अमेंडमेंट के दौरान ये राइट टू प्रॉपर्टी आपके फंडामेंटल राइट से हटाया गया था। ठीक है, चलो, हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ डज पार्ट 4A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज। तो आपको याद रखना है कि 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटीज़ वो होती हैं कि जैसे एज अ नागरिक, एज अ सिटीज़न हमारा क्या हक बनता है और हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं अपने देश के दौरान। ठीक है, मतलब अपने देश को अच्छा बनाने के लिए, उनके मोन्यूमेंट्स को अच्छे से रखने के लिए और फाइट वाइट ना करने के लिए, ये अपनी बेसिक फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तो आप एक बार जाए तो आराम से 11 बेसिक फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, एक बार रीड आउट कर सकते हैं। आ सकता है ऑप्शन में कि 4 ऑप्शन दे दिया आपसे और पूछेगा इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है या फिर कौन सी नहीं है। ठीक है, प्लस दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाता है इधर, वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो कौन से पार्ट के अंदर है। तो वो है आपका पार्ट 4A, ये आपको दिख गया होगा। टोटल 25 पार्ट्स हैं, उसकी भी एक ट्रिक है, आप उसको यूट्यूब से देख सकते हैं सर्च करके, तो आपको याद हो जाएंगी। तो अच्छा, उसमें है यू कैन डायरेक्टली फ्लाई फ्रॉम US, ऐसे कुछ है, फ्रॉम US। उसमें क्या होता है, ये यूनियन एंड ये सिटीजनशिप का होता है सेकंड पार्ट। थर्ड होता है देन फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ड्यूटीज़ होती हैं। तो देखिए आप, ये आ रहा है फोर्थ A में फंडामेंटल F आ रहा है ना, तो इससे आप याद रख सकते हैं। चलो, इन पार्लियामेंट हु टेक्स द फाइनल डिसीजन ऑन वेदर अ बिल इज़ मनी बिल और नॉट। ये हमें करता है तय स्पीकर, जो स्पीकर होता है, जो कि हमारे स्पीकर ऑफ लोकसभा, देखो इसमें है स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है अभी दौरान, ओम बिरला। ठीक है, ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया। प्लस इसमें मनी बिल कौन डिसाइड करता है कि ये मनी बिल है या नहीं, वो करता है स्पीकर। प्लस मनी बिल क्या होता है आपसे पूछा जा सकता है, ये सिर्फ पहली इंपॉर्टेंट बात है, मनी बिल जो है सिर्फ लोकसभा में पास होता है। ओनली बिल जो सिर्फ लोकसभा में पास होता है, इससे राज्यसभा से ज़्यादा रिलेशन नहीं होता है, वरना बाकी बिल दोनों लोकसभा और राज्यसभा में पास होते हैं। बस मनी बिल सिर्फ लोकसभा में पास होना चाहिए। और मनी बिल रिलेटेड होता है टैक्सेशन से, टैक्सेशन से कोई रिलेशन होगा इसका, टैक्स में कुछ अपन इंक्रीज डिक्रीज़ कर रहे हैं या फिर कुछ भी, मतलब रिलेटेड टू टैक्स वो होता है। चलो, ये आप समझ चुके हैं कि स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है अपना, ओम बिरला। तो आगे चलते हैं। एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट जजेस इन इंडिया कैन रिटायर एट द एज ऑफ 65। ये 65 ईयर्स की एज इनकी मैक्सिमम होती है इनको रिटायर होने के लिए। तो ये इससे आप सिर्फ ये याद न रखना,
आपको रखना है कि लोकसभा के मेंबर्स की एज कितनी होती है, मिनिमम मैक्सिमम। लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, ठीक है, प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर की मिनिमम एज एंड मैक्सिमम एज। तो आप ये सारी याद रखिए। और प्लस आप अगर को ज़्यादा याद रखना है तो वो होता है ना कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली और कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव, काउंसिल ऑफ लेजिस्लेटिव, तो इन सब की एज याद रख सकते हैं। किसी ना किसी क्वेश्चन 100% फंसेगा। ये जो सारे क्वेश्चन है 10 से 15 बार तक रिपीट हो रखे हैं। चलो, विच इज़ एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो ये प्लानिंग कमीशन होती है जो कि नीति आयोग है अपनी। और आपको ये बताऊंगा कि इनका चेयरमैन या फिर हेड बोले तो अपना होता है, इनका अपना हेड होता है प्रधानमंत्री अपना, जो कि है नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो और NDMC नेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, NDMC नेशनल डेवलपमेंट मैनेजमेंट काउंसिल और पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड, इन सब का हेड क्या होता है अपना प्रधानमंत्री, जो कि है PM अपने नरेंद्र मोदी, ठीक है। पॉपुलेशन कंट्रोल हो गया, डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो गया, ये 3-4 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं जिनका हेड होता है PM। चलो, आर्टिकल 12 to 35 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेनली डील्स विद फंडामेंटल राइट गिवन इन विच पार्ट। देखो मैंने आपको बताया था ना, गिवन इन विच पार्ट, तो चलो ये है इसका सेकंड। और आपको ये ध्यान रखना होगा, ये आर्टिकल 12 टू लेके 35 तक होता है। तो ये फंडामेंटल राइट्स का क्वेश्चन पूछ सकता है, आर्टिकल 12 to 35, ठीक है। चलो, अ राइट इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट कंपेलिंग अ कोजाई जुडिशियल पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म इट्स मैंडेटरी ड्यूटी। यानी कि देखो, ये जुडिशियल रिट्स है, जुडिशियल रिट्स इसको बोलेंगे, जुडिशियल रिट्स। ये हमने कहाँ से उठाए? पहली बात ब्रिटेन, ठीक है। 5 होते हैं ये अपने आर्टिकल 32 के अंदर आते हैं ये सारे, ठीक है। 5 रिट्स होंगे, अभी पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो इसमें क्या होता है, मैंडेमस है, उनमें 5 में से एक होता है मैंडेमस। तो आप यहाँ एक पिक्चर देखिए, ये देखो, यू हैव टू टेक हिज कंप्लेंट, ये कह रहा है पुलिस इज़ नॉट टेकिंग माई कंप्लेंट। तो ये देखो, ये जज बोल रहा है कि आपको कंप्लेंट लेनी पड़ेगी। बेसिकली मैंडेमस में क्या होता है, आपका जो पब्लिक एम्प्लॉय है, बेसिकली गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो अपना काम सही से नहीं कर रहा है, तो ये होते हैं मैंडेमस पावर, यानी कि लोगों के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के अंदर, यानी कि आपके फ़ायदे क्या क्या हैं, आपके राइट्स क्या क्या हैं। तो ये होता है मैंडेमस कि अगर आपका कोई पब्लिक एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा है तो आप इसके मैंडेमस के कोर्ट जा सकते हैं। ओके, आउट ऑफ 245 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा हाउ मैनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। यानी कि आपको 2 क्वेश्चन पता चल गए, एक तो 245 मेंबर्स की अपनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा 245 है, मैक्सिमम 250 हो सकते हैं, बट अभी प्रेजेंटली में 245 है हम पे, ठीक है। उनमें से 245 में से जो 12 मेंबर्स हैं, 245 में से 12 मेंबर्स हैं, वो नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है, पूछ लेगा कि प्रेसिडेंट कितने मेंबर्स नॉमिनेट कर सकता है अपने राज्यसभा में, तो ये क्वेश्चन हो गया। प्लस आपसे पूछ सकता है किस आर्टिकल के उससे कर सकता है, तो आर्टिकल 80। देखो इसी क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो अपन ये सिर्फ 45 to 50 क्वेश्चन नहीं है, ये बोले तो 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन हैं जो पूछे जा सकते हैं इस PDF से। चलो, इन केस ऑफ प्रेसिडेंट वांट टू रिज़ाइन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर प्रेसिडेंट को रिज़ाइन करना है तो किसको देगा, तो वो देगा अपने वाइस प्रेसिडेंट को। अगर प्रेसिडेंट को रिज़ाइन करना है तो नीचे वाली हायरार्की को देगा, जो कि होता है वाइस प्रेसिडेंट, जो कि इस समय कौन है, वेंकैया नायडू। तो देखो 2 क्वेश्चन, एक तो अपना वाइस प्रेसिडेंट पता चल गया, प्रेसिडेंट आपको पता होगा रामनाथ कोविंद है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट को देगा। अगर बाई चांस वाइस प्रेसिडेंट को भी अपना रेजिग्नेशन देगा तो वो किसको देगा, तो वो देता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो CJI होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसको वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन देता है, ठीक है। चलो, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट इंडिया। तो वो होता है अपना अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफिसर जो इंडिया का होता है वो होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। वो है अभी प्रेजेंट में KK वेणुगोपाल। तो 2 क्वेश्चन हो गए, एक तो ये और एक ये। चलो, हु रिप्लेस्ड सचिनंद सिन्हा एज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया। तो जो उस टाइम बन रहा था आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, उसका चेयरमैन पहले सचिनंद सिन्हा था, सबको पता था। देन वो रिटायर हो गए थे या फिर उनको रिप्लेस कर दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, व्हेन डिड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट, यानी कि वो लागू कब हुआ, इफेक्ट है। एक होगा अभी क्वेश्चन आएगा कि वो कब
बन के तैयार हो गया था, और ये है कब इफेक्ट में आया, यानी कि बन के तो तैयार हो गया था बट हमने लागू कब करा, तो लागू करा था हमने 26 जनवरी 1950 में। इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा आप, ठीक है। चलो, इन विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द फाइनल डिसीजन पावर लाइज बाय द इलेक्टेड ऑफ द पीपल, इलेक्टेड बाय द पीपल। बेसिकली इसमें क्वेश्चन में बोला है कि ये कौन सी मतलब कौन सी उसके अंदर ये होता है कि पब्लिक के पास, यानी कि जनता के पास हक होता है कि वो किस मिनिस्टर को चूज़ कर सकते हैं, तो वो डेमोक्रेटिक बोलते हैं उस वर्ड को। बेसिकली इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, मतलब कि इंडिया की जो जनता है उन पे उनके पास पावर होती है कि हमें किसी मिनिस्टर को वोट करके जिताना है, किसी को हराना है, तो ये डेमोक्रेटिक होती है। चलो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडियन एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। चलो, ये मैं आपको बताता हूँ यूनियन ऑफ स्टेट्स क्या होता है। जैसे ये अपना इंडिया है, थोड़ा राइट उस पर ध्यान नहीं देंगे ड्राइंग पे, ये इंडिया, जैसे यहाँ पर अपना जम्मू एंड कश्मीर हो गया, लेह हो गया, पंजाब हो गया, ठीक है। तो मतलब ये यूनियन ऑफ स्टेट्स बेसिकली कि ये मिले हुए हैं, मतलब सारा अपना ये सिटीज़, कंट्रीज़ में बहुत सारी सिटीज़ हैं, यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं, सब मिलके एक साथ रह रहे हैं और पूरी सब मिलके जो है ये यूनियन ऑफ स्टेट, इसको इंडिया बोलते हैं, ठीक है। ये यूनियन, इंडिया इज़ ए यूनियन एज स्टेट। और जो यूएसए है समझो, वो है फेडरल सिस्टम। बेसिकली फेडरल क्या, जैसे कि पूरा यूएसए है तो इसमें एक अलग कंट्री है, उसमें एक अलग कंट्री है, सारी कंट्रीज़ मिलके एक यूएसए बना हुआ है, ठीक है। इसमें कोई एक कंट्री होगी, मतलब कि यूएसए में बेसिकली 2 पासपोर्ट होते हैं, एक तो आपका यूएसए का होगा और दूसरा आपका होगा उस कंट्री का जिसमें आप रह रहे हैं। जैसे कि इस कंट्री से आपको इस कंट्री में जाना है, आप यूएसए के अंदर ही हैं बट दूसरी कंट्री में जाना है आपको, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए एक पासपोर्ट चाहिए होता है, तो वो इसके लिए। और आपको अगर यूएसए टू इंडिया आना है तो आपको यूएसए वाला पासपोर्ट चाहिए होता है। बेसिकली 2 पासपोर्ट होते हैं, इंडिया में सब पे एक ही पासपोर्ट होता है। बेसिकली अगर आपको पंजाब से दिल्ली आना है तो उसमें कोई पासपोर्ट नहीं चाहिए होगा। दिस इज़ नोन एज द यूनियन ऑफ स्टेट्स। चलो, हु वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, वो हैं सुकुमार सेन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन था, सुकुमार सेन। और आजकल ये भी पूछा जा रहा है, सेकंड पूछ रहा है, टीसीएस जो होता है अपना जो एग्जाम कंडक्ट करा रहा है टीसीएस, ये सेकंड पे बहुत ध्यान जा रहा है। तो आप फर्स्ट याद रख रहे हैं तो सेकंड भी ट्राई करो याद रखने का है। तो सेकंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया था हमारा कल्याण सुंदरम। ओके, चलो, व्हेन डिड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडोप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि बन के पूरा तैयार कब हो गया था, वो था आपका 25 नवंबर 1949, ठीक है। तो इस डेट को आप याद रखिएगा। व्हेन डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडोप्ट कब किया था, 26 नवंबर 1949। चलो, इंडिया हैज़ टेकन द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, कहाँ से लिया हमने जुडिशियल रिव्यू, वो लिया यूएसए से, ठीक है। और जुडिशियल राइट्स कहाँ से लिया है, तो वो लिया है हमने ब्रिटेन से। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, जुडिशियल रिव्यू इज़ डिफरेंट, जुडिशियल राइट्स इज़ डिफरेंट, ठीक है। चलो, यूएसए से और क्या क्या लिया हमने, यूएसए से हमने आइडिया ऑफ प्रेम्बल, या फिर प्रेसिडेंट से ज़्यादातर चीज़ें जो रिलेटेड है ना, प्रेसिडेंट रूल चलता है क्योंकि यूएसए में, तो सारी ज़्यादातर चीज़ें हमने ली हैं यूएसए से। प्रेसिडेंट बोले तो पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, या फिर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट बोले तो कि अगर वो प्रेसिडेंट को हटा रहे हैं हम, वो अच्छा नहीं लग रहा है, काम अच्छे से नहीं कर रहा है, पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो इम्पीचमेंट बोलते हैं। वो सब हमने यूएसए से लिया बेसिकली। तो आप गैस भी कर सकते हैं, अगर कुछ प्रेसिडेंट से पूछा गया है रिलेटेड तो आप यूएसए मार्क कर सकते हैं। चलो, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ कम्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली ये आता है राइट टू इक्वेलिटी, तो ये आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं। यानी कि आपने आर्टिकल 15 भी मूवी देखी होगी, उसमें भी यही है, पूरी डायलॉग, पूरा ये लाइन बोलता है लास्ट में। बिकॉज इसमें क्या होता है कि आप भी, इसका मतलब क्या है, आप भी किसी भी लोगों को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, मतलब ऊपर नीचे नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, उनके कास्ट पे, उनकी रेस पे, जाति से बेसिकली, या फिर उनके जेंडर पे, ठीक है, या फिर प्लेस ऑफ बर्थ पे। मतलब आपको डिस्क्रिमिनेशन करना भी नहीं चाहिए और होना भी नहीं चाहिए, सबको इक्वल सोसाइटी में मानना चाहिए, वो जो कि ज़रूरी है। दिस इज़ योर फंडामेंटल राइट एंड योर फंडामेंटल ड्यूटी एज वेल, कि आपको किसी को भी ऊपर नीचे नहीं देना चाहिए दर्जा, सब इक्वल है, ठीक है। चलो, फंडामेंटल ड्यूटीज़ इज़ गिवन इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये अपन पढ़े थे पार्ट 4A, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड फंडामेंटल राइट्स, दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ये जो आर्टिकल 12 से 32 और 40 से
50 तक, 49 या 50 तक, ये सारे आर्टिकल आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं पढ़े, एक मतलब 2 घंटे में आप पूरे आर्टिकल लिख के अच्छे से याद कर सकते हैं। ये इनसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, 46, 47, 48, 49 तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ राइट्स कैन बी इशूड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो हमने बताया था जुडिशियल रिट्स हमने कहाँ से लिया, ब्रिटेन से, ये आपको याद हो चुका है। 5 रिट्स हैं हम पे, आर्टिकल 32 के अंदर आते हैं 5। फर्स्ट है हैबियस कॉर्पस, सेकंड इज मैंडेमस, थर्ड इज प्रोहिबिशन, देन सर्टीरियो एंड देन को वारंटो। ठीक है, हैबियस कॉर्पस में आपको थोड़ा सा हिंदी में आराम से एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप समझ पाएँ बेसिक लैंग्वेज। हैबियस कॉर्पस क्या होता है? अगर मैं एक क्रिमिनल हूँ तो मेरे से जज पूछेगा कि मेरा कोई फंडामेंटल राइट ब्रोक तो नहीं हुआ है, मीन्स मुझे कुछ ज़बरदस्ती किसी उस पर एग्री तो नहीं करा है कि हाँ मैंने क्राइम करा है, या कुछ भी मेरा फंडामेंटल राइट ब्रोक नहीं होना चाहिए। मीन्स ये एक पावर होती है अपने क्रिमिनल पे, यानी कि चोर जो भी है उस पर एक पावर होती है कि मेरा फंडामेंटल राइट ब्रोक नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन पे। देन आता है मैंडेमस, ये आप ऑलरेडी अभी पीछे पढ़ चुके हैं। देन आता है प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन से आप समझ रहे हो किसी चीज़ को रोकना। ये देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, कोई भी छोटा कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, अगर अपनी पावर्स की जुरिस्डिक्शन से बाहर जा रहा है, मतलब उसकी पावर्स का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, जो उसकी पावर नहीं भी है, उसको बोलते हैं प्रोहिबिशन। ठीक है, सर्टीरियो में क्या होता है अपना बेसिकली कि अगर कोई भी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का मतलब कोई भी छोटे कोर्ट का, सबऑर्डिनेट कोर्ट का केस उठा के किसी दूसरे कोर्ट को दे सकता है, ये ठीक है। देन इस को वारंटो कि पब्लिक जो आपका एम्प्लॉय है, पब्लिक एम्प्लॉय, वो अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रहा है, या फिर उसकी पावर वो है ही नहीं और उसको यूज़ कर रहा है बेसिकली, मतलब अपनी पावर्स की, अपनी जो उसका एरिया ऑफ पावर है उससे एक्स्ट्रा जा रहा है। दिस इज़ नोन एज द को वारंटो। मीन्स इसमें आता है व्हाट इज़ योर अथॉरिटी, मतलब उसकी कोई अथॉरिटी नहीं होती उस चीज़ को होल्ड करने की, वो फिर भी कर रहा है, मतलब अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रहा है। दीज आर द 5 रिट्स जो आपको याद रखना होना चाहिए। 32 आर्टिकल के अंदर आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। चलो, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द मिनिस्टर्स ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट इन जनरल एंड टू विच, तो आपको पता है मिनिस्टर सारे अपने पार्लियामेंट एंड लोकसभा के लिए पर्टिकुलर जनरल होते हैं, तो आपको ये पता चल गया होगा आर्टिकल 75 के अंदर आता है। चलो, हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आर प्रोव्ड बाय होम, प्रेसिडेंट करता है उनको कंडक्ट। अगर, और आपको ये पता होना चाहिए 2 सिटिंग्स के अंदर मैक्सिमम 6 मंथ का डिफरेंस हो सकता है लोकसभा के। ठीक है, प्लस प्राइम मिनिस्टर की, प्रेसिडेंट की कोई भी जो सीट होती है वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं खाली रह सकती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु इज़ द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, जो कि है अपने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेंकैया नायडू। तो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन जो राज्यसभा होता है उसका कौन होता है, वो होता है अपना वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलो, द गवर्नर ऑफ इंडिया इज़ अपॉइंटेड बाई हुम, यानी कि जो अपना गवर्नर ऑफ इंडिया होता है वो कौन, इसको अपॉइंट कौन करता है, वो करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 75। ये इसकी एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है। प्राइम मिनिस्टर को भी यही प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, प्लस सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, गवर्नर्स को, एंड जो CAG के हेड हैं, जो बड़े बड़े सेंट्रल डिपार्टमेंट है, उनके सारे हेड्स एंड चेयरमैन को अपना प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। चलो, पंचायती राज सिस्टम किसने अडोप्ट करा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान। अब आपको पता होना चाहिए सेकंड किसने करा था। सेकंड आता है आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो फर्स्ट करा था राजस्थान ने अडोप्ट, सेकंड करा था अरुणाचल प्रदेश ने। फर्स्ट वुमेन, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, फर्स्ट वुमेन, फर्स्ट इंडियन, ये सारे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है और इंडिया से ही पूछेगा। लाइक फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया, मतलब चीफ जस्टिस पहली लेडी कौन थी, तो वो थी लीला सेठ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। विच ऑफिसर ऑफ द इंडिया हैज़ द राइट टू टेक प्रिसाइडिंग इन द पार्लियामेंट इवन दो इज़ नॉट अ मेंबर, तो होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आपको बताया था फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया भी यही होता है। चलो, फाइनेंस कमीशन का टाइम पीरियड कितना होता है? 5 साल। राज्यसभा का कितना होता है? 6 साल। लोकसभा का कितना होता है? 5 साल। राज्यसभा में 1/3 मेंबर्स एवरी 2 ईयर्स में हटते हैं और नए आते हैं बेसिकली। विच अमेंडमेंट एक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देखो 42 अमेंडमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इधर पढ़िए आप सारे 42 अमेंडमेंट नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। 11 नवंबर 1976, सिर्फ ईयर याद रखना। ठीक है, इसमें क्या होता है, 3 नए वर्ड ऐड करे गए थे अपने प्रेम्बल में, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। आपसे ये पूछ सकता है, 4 वर्ड दे देगा, बोल देगा इनमें से कौन सा ऐड नहीं किया गया था,
या फिर 4 वर्ड दे देगा, उनमें से बोल देगा कौन सा ऐड किया गया था। तो ये तीनों वर्ड आपको पता होने चाहिए, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि इसमें ऐड हुई थी, ठीक है। चलो अब करते हैं विच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गेव स्टेटस टू पंचायती राज सिस्टम। तो होती 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, प्लस आप 74th भी याद रखना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। ये पंचायत का था तो वो म्यूनसिपैलिटी का था, आपको याद रखना है PM, यानी कि दोनों एक साथ होने चाहिए। प्लस आपको टीयर्स ऑफ ओल्ड PM याद रखना, वो आपको काम आएगी, ट्रिक होती है सारे याद रखने की। शेड्यूल्स जो 12 शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो 12 शेड्यूल है। ये होता है यूनियन टेरिटरी से, E फॉर एक्सपेंसेस होता है, A फॉर अफर्मेशन, देन राज्यसभा, ऐसे 11th और 12th होता है अपना P फॉर पंचायती राज एंड M फॉर म्यूनसिपैलिटीज़। तो आप याद रखना, ये ट्रिक यूट्यूब पे मिल जाएगी, देख सकते हैं आप पूरे। चलो विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसमें फ्री एजुकेशन बोला था, राइट टू एजुकेशन, ये एक तो 2 क्वेश्चन हो गए। एक तो आर्टिकल 21 के अंदर ये होता है कि आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करनी हो बच्चों को, वो प्लस राइट टू एजुकेशन, मतलब उनका राइट है एजुकेशन को गेन करने का। प्लस कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में होता है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि 2002 में अमेंड हुआ था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 से 5 क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में आ गए, आप देख सकते हैं। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द प्रोविज़न फॉर नेशनल इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर, या कि लड़ाई हो, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म रिबेलियन, यानी फिर इंटरनल रिबेलियन बेसिकली, कि जो अपने घुसपैठी है, एक तो होता है बाहर से आना और एक होता है इंटरनल, जो कि झारखंड वगैरह साइड ज़्यादा होते हैं, नक्सलवाद बेसिकली। चलो तो ये क्या था, अंडर आर्टिकल, अपनी नेशनल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल के तहत लगा सकते हैं, 352, और इसको लगाता कौन है, प्रेसिडेंट, ये आपको याद रखना है। 356, 4 का डिफरेंस याद रखना आप, ये होता है नेशनल इमरजेंसी, दिस इज़ नोन एज द प्रेसिडेंट रूल, जो अब J&K में था। अब देखिए 36, ये होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि निचला ही क्वेश्चन है, देखिए 36। तो आप याद रखना 4 का डिफरेंस होता है। चलो प्लस आपको ये पूछ सकता है कितनी बार नेशनल इमरजेंसी लगाई गई है, तो 3 बार, 1962 वॉर, 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर, 1975 इंटरनल डिस्टर्बेंस। इसको बोला गया था इंटरनल डिस्टर्बेंस, बट ये इनके वजह से लगी थी क्योंकि इन्होंने इलेक्शन में कुछ घोटाला टाइप का करा था, तो इसलिए इन्होंने, प्रेसिडेंट थी, OPM थी उस टाइम की, तो इन्होंने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करवा दी थी। प्लस अंडर विच आर्टिकल, ये आप कर चुके हैं, आर्टिकल 360 के अंडर आती है आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक नहीं लगी है, एक बार 1991 में था इनका कि लग सकती है, बट फिर भी नहीं लगी थी क्योंकि इंडिया ने ग्लोबलाइजेशन कर दिया था मनमोहन सिंह जी ने। चलो विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोविजनल रिलेटिंग टू द डिसक्वालिफिकेशन। चलो मैंने आपको बताई दिया ना, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, ये लास्ट की लाइन पढ़ता हूँ, देखो ये 11 था, ये 12 था, ये था 10। देखो D फॉर डिसक्वालिफिकेशन होता है, तो अगर आपको ये टीयर्स ऑफ ओल्ड PM की ट्रिक याद है तो आपको पता है 10वें नंबर पे आती है, तो यानी 10th शेड्यूल होता है। चलो हु डिक्लेयर्स इमरजेंसी, ये आपको बता दिया मैंने, प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है। चलो डैश इज़ अ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज़ डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूटिव यूनिट्स ऑफ द कंट्री। तो ये फेडरलिज्म होता है, मैंने आपको बताया था USA में होता है, एक तो सेंट्रल पे पावर होती है जैसे USA में, प्लस कॉन्स्टिट्यूट जो अलग अलग कंट्रीज़ उसके अंदर डिवाइड होती हैं, उनके अंदर पावर्स होती हैं उनकी अपनी। चलो इन द ईयर 1978 द डैश अमेंडमेंट एलिमिनेटेड द राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट। ये अपन ने सबसे सेकंड क्वेश्चन या फर्स्ट क्वेश्चन ही पढ़ा था कि 44th अमेंडमेंट था 1978 में, जो कि आपका फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, वो हटा के आपका दूसरे राइट में कन्वर्ट कर दिया गया था। चलो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, अभी ये पढ़ा था हमने 42 अमेंडमेंट, जो कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ये आपको याद होगा, उसमें 3 वर्ड आते हैं, सोशली, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। तो आप ये याद रखिए, देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उसी में से, यानी कि लिमिटेड सिलेबस है, बार बार आएगा, रिपीट होंगे क्वेश्चंस। ये पार्ट 1 है वीडियो का, इसमें 50 क्वेश्चन है, बोलने के लिए 50 है बट हैं ये 100 ही, और इसका पार्ट 2 आएगा, उसमें भी अपन डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके बता देना, ताकि मैं सेकंड पार्ट बना दूँ, वरना फ़ायदा ही नहीं है अगर आपको नहीं समझ आएगा तो। चलो विच रिट्स प्रोवाइड अ रेमेडी टू पर्सन अनलॉफुल हेल्ड इन प्रिजन। बेसिकली मैंने बताया था आपको, हैबियस कॉर्पस 5 रिट्स हैं आपके, देखिए 5 पूछे गए हैं, 3 तो इसी PDF में आ गए हैं।
हैबियस कॉर्पस मैंने बताया थी, अगर मैं क्रिमिनल हूँ तो मेरा कोई अनलॉफुल हेल्ड नहीं होना चाहिए, यानी कि मेरा कोई फंडामेंटल राइट ब्रोक नहीं होना चाहिए। वो किसके अंदर आ रहा था? हैबियस कॉर्पस, जो कि इंपॉर्टेंट होता है, फर्स्ट ही था अपना। चलो, राइट टू वोट इज़ अ पॉलिटिकल राइट, बेसिक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। प्लस आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि 22 एज थी, उसको 18 कौन से आर्टिकल के तहत करा गया था, कौन से अमेंडमेंट के तहत करा था, ये आप कमेंट में करके बताना कि पहले एज क्या थी, 22 साल की एज हम वोट दे सकते थे, बट अब 18 है, तो ये कौन सी अमेंडमेंट के दौरान करा गया था। अमेंडमेंट मतलब क्या होता है? अमेंडमेंट सुन रहे होंगे, अमेंडमेंट मतलब कि आप जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना था पूरा, उसमें चेंजेस कर रहे हैं आप। तो अगर आपने एक चेंज करा वो अमेंडमेंट हो गया, फर्स्ट अमेंडमेंट। कुछ और चेंज करा अगली बार तो सेकंड अमेंडमेंट, ऐसे होता है अमेंडमेंट। तो अभी 104 हो चुके हैं, तो आप याद रखिएगा, जीएसटी वगैरह 101, 102, 3, 4 याद रखिएगा लास्ट के। चलो, व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर द कैंडिडेट टू सीक इलेक्शन इन लोकसभा? तो लोकसभा की मिनिमम एज क्या होती है? 25, और राज्यसभा की होती है 30, जो कि अगला ही क्वेश्चन। तो आप एजेस याद रखिए, मिनिमम कितनी होती है इनकी, प्लस रिटायरमेंट एज कितनी होती है, ठीक है, प्लस मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कितना बन सकता है। ये बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। पॉलिटी का एग्ज़ाम आपको पता होगा, 3 क्वेश्चन आ जाते हैं 25 में से, 3 क्वेश्चन ऐसे डिवीज़न होता है कि 4 से 5 अपना मानते हैं करंट अफेयर, 3 पॉलिटी, 2 इकोनॉमिक्स, प्लस 7 से 8 ऑफ जनरल साइंस, बेसिकली उसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड आपके बायो, ठीक है। तो ये थी अपनी लास्ट स्लाइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एसएससी मंत्र बाय सौरव कुमार, माई सेल्फ। तो आप, अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, प्लस कमेंट करके बताना आपको क्या इसमें अच्छा नहीं लगा है या क्या अच्छा लग रहा है। प्लस आप बताना कि जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं कि 22 एज से 18 एज कर दी गई थी, वो कौन सा अमेंडमेंट के दौरान कही गई थी। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके बताना, तो मैं सेकंड पार्ट भी बनाऊंगा इसका भी, प्लस अदर सब्जेक्ट्स का भी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।